I am Santogan Tiwari and welcome back to my channel. Here we are starting the sixth chapter from 10th and standard SST, and the name of this chapter is Manufacturing Industries, and this video is going to be part second of this chapter. Dear students, जहाँ तक हमने कल पढ़ाया था उसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे आज। तो आज की जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन इंडस्ट्रियल लोकेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? औद्योगिक औद्योगिक अवस्थिति औद्योगिक अवस्थिति। तो ये जो हमारा है ये इंडस्ट्रियल वो है लोकेशन है, हमारी जो औद्योगिक अवस्थिति है उसके बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि इंडस्ट्रियल लोकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? औद्योगिक अवस्थिति। आइए हम आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो ये इंडियन इंडस्ट्रियल लोकेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स को हिंदी में कहते हैं जटिल। कॉम्प्लेक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? जटिल कहते हैं। कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको हिंदी में जटिल कहते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स है, जो हमारा इंडस्ट्रियल लोकेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है। These are influenced by availability of raw material, labor, capital, power and market etc. यह जो इसकी जो these are influences by the availability, ये जो क्यों इसकी स्थापना की गई? इन्फ्लुएंस्ड मतलब स्थापना करना। इसकी स्थापना क्यों की गई? तो जो भी रॉ मटेरियल्स थे, है ना, उनकी जो अवेलेबिलिटी थी, उनकी जो उपलब्धता थी, उसकी जो हमारे लेबर थे, जो हमारे श्रमिक थे, हमारी पूंजी थी, है ना, कैपिटल था, हमारे लेबर थे, हमारी शक्ति थी, पावर था और साधन थे, इन सारी चीज़ों की उपलब्धता से प्रभावित होती है, इसीलिए इसकी स्थापना की गई। It is rarely possible to find all these factors available at one place. Consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost. After an industrial activity starts, urbanization follows। जब इन सभी कारक जो थे, इनके जो कॉजेस थे, है ना, ये क्या हुए कि एक स्थान पर पाया जाना लगभग संभव नहीं है। जो इनके कारक हैं, इनके जो रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस, इनको एक जगह पर बहुत ही रेयर केस में पाया जाता है, मतलब इनको एक जगह पर पाना संभव नहीं है। इसका रिजल्ट क्या होता है? कॉन्सिक्वेंटली जो इसका फलस्वरूप जो इसका रिजल्ट निकल कर आता है कि जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, हमारा जो विनिर्माण उद्योग है, उसकी स्थापना के लिए जो वही स्थान उपयुक्त है जहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो कारक उपलब्ध हैं, जो चीज़ें उपलब्ध हैं, वो अथवा जो कम कीमत पर उपलब्ध हो सकें, ऐसे स्थानों पर इसका जो है प्रारंभ किया जाना, निर्माण किया जाना संभव होता है। आगे चलते हैं। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज स्टार्ट, अनबैनिस्ट्रेशन फॉलोज। जो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी औद्योगिक प्रक्रिया है, उसके प्रारंभ होने के साथ साथ जो अर्बनाइजेशन, जो हमारा क्या है, नगरीकरण है, वो भी प्रारंभ होता है। अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है? अर्बनाइजेशन मतलब होता है नगरीकरण करना। अर्बन मतलब नगर, है ना, रूरल मतलब गांव एरिया। तो अर्बनाइजेशन क्या होता है कि उसका जो नगरीकरण है वो भी प्रारंभ होता है। समटाइम इंडस्ट्रीज are located in or near the cities।
Thus इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उद्योग वाले शहर हैं या उनके जो निकट लगाए जाते हैं, ऐसी भी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं। इस प्रकार से दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। इस प्रकार जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो हमारा औद्योगिकीकरण है, और जो हमारा अर्बनाइजेशन है, हमारा जो नगरीकरण है, वो प्रारंभ होता है। और वो क्या होता है कि एक साथ साथ दोनों चलने लगते हैं। Cities provide markets and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants and financial advice etc. to the industry। क्या होता है कि जब दोनों एक साथ साथ चलने लगते हैं, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन यानी औद्योगिकरण और नगरीकरण दोनों एक साथ साथ चलने लगते हैं, तो जो नगर है, जो हमारा अर्बन एरिया है, वो उद्योगों को क्या करता है, बाजार और सेवाएं उपलब्ध कराता है। जैसे बैंकिंग है, बीमा योजना है, हमारी परिवहन योजना है, लेबर हैं, तथा जो फाइनेंशियल एडवाइस हैं, जो वित्तीय सलाहकार होते हैं, ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाता है। आगे चलते हैं। Many industries tend to come together to make use of the advantage offered by the urban centers known as agglomerate economic। Gradually, a large industrial agglomeration take place। agglomeration इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं समूहन बचत। ये जो आपका है एलोंगमेशन इकोनॉमिक्स, इसको हम कहते हैं समूहन बचत। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें हमको उपलब्ध होने लगती हैं, तो जो नगर हैं, जो अर्बन एरिया है, वो केंद्र है, हमारा सेंटर है, जो उसके द्वारा दी गई जो भी सुविधाएं हैं, जो भी लाभ हैं, उसको कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, और जिसे हम समूहन बचत के नाम से जानते हैं, जिसको हम एलोंगमेशन इकोनॉमिक कहते हैं। ऐसे स्थान जो होते हैं, ये ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एलोमिनेशन टेक प्लेस। तो जो ऐसे स्थान होते हैं, ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे जो बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। आगे चलते हैं। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन प्लेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवर स्टेट्स सच एज मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई एटसेट्रा। consequently there emerged certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by a hug एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड। जो स्वतंत्रता प्री इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले जो अधिकतर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ थे, जो हमारे विनिर्माण उद्योग थे, उसकी स्थापना दूसरे देशों के से व्यापार पर आधारित थी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन प्लेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एज ओवर एज ट्रेड मतलब व्यापार। तो ये किस पर आधारित थी, दूसरे देशों के दूरस्थ जो देश थे उसके व्यापार पर आधारित थी। जैसे मुंबई है, कलकत्ता है, आपका चेन्नई है, इन सारी चीज़ों से जो हमारे व्यापार की स्थिति जुड़ी थी, उससे यह आधारित था। सर्टेन क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंटली देयर emerged certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by a huge एग्रीकल्चर रूरल हिंटरलैंड। जो हिंटरलैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, पृष्ठ प्रदेश। हिंटरलैंड जो है, हिंटरलैंड, ये इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पृष्ठ प्रदेश। पृष्ठ प्रदेश, इसको हम हिंदी में कहते हैं पृष्ठ प्रदेश। ठीक, बात समझ में आ गया। किसको कहते हैं, इसको कहते हैं हिंटरलैंड को। ठीक, तो आगे चलते हैं। तो क्या हुआ कि जब इसका जो कॉन्सिक्वेंटली इसका जो परिणाम हमको निकल कर आया, उसका जो रिजल्ट हमको निकला, कुछ ऐसे जो भी नगर थे जो औद्योगिकरण केंद्र के रूप में उभर रहे थे,
जो डेवलप हो रहे थे, है ना, वो क्या हुए कि केंद्र को जो ग्रामीण कृषि थी उसके पृष्ठ प्रदेश से घिरे हुए थे, उससे हिंटरलैंड थे। आइए आगे चलते हैं, ये एक छोटा सा फिगर है, आप इसके बारे में समझते हैं। इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, ये क्या है? इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज क्या है भाई? इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज को हम कहते हैं उद्योग बाजार संबंध। लिंकेज मतलब संबंध। अब ये बात समझ में आती है कि ये जो इंडस्ट्री है, मार्केट लिंकेज है, ये कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है और हमें मनी उपलब्ध कराती है। तो आइए इसके बारे में हम इसको देखते हैं, समझते हैं। तो ये जो इनपुट है, इनपुट मतलब क्या हुआ? निवेश। इनपुट क्या हुआ? निवेश हो गया। निवेश क्या है? आइए इसके बारे में जानते हैं। निवेश क्या है? रॉ मटेरियल एंड और कंपोनेंट पार्ट्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड। पहले इनपुट्स के बारे में जानते हैं। जो इनपुट्स हैं वो क्या क्या हैं? कच्चा माल है या उसके घटक हैं। रॉ मटेरियल्स एंड और कंपोनेंट पार्ट्स। रॉ मटेरियल और उसके जो रॉ मटेरियल के जो कंपोनेंट पार्ट हैं, ये दो चीज़ें आती हैं। आगे है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? उत्पादन घटक। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन घटक। आइए उत्पादन घटक क्या है, आइए जानते हैं। इससे जो है लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्रेन्योर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये क्या है कि जो भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यमी है, अवसंरचना है ना, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए कि ये जो है यहाँ से तो बढ़ा, अब ये आकर कहाँ आया? ट्रांसपोर्ट पे टिक गया। अब ट्रांसपोर्ट क्या है? परिवहन है। परिवहन हमको कैसे कहा? परिवहन क्या करेगा? परिवहन क्या करेगा? हमारे जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसको क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कहाँ ले जाएगा? फैक्ट्री के पास ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? फैक्ट्री के पास ले जाएगा। अब ये क्या करेगी? फैक्ट्री जो है ये हमारे आउटपुट्स, प्रोडक्ट को तैयार करेगी। ये जो फैक्ट्री है ये क्या करेगी? प्रोडक्ट्स को तैयार करेगी। अब बात समझ, देखते रहिए कितना बढ़िया सिस्टम है कि ये जो इनपुट्स है, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट है, ये एक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कहाँ ले गए? फैक्ट्री के पास ले गए। फैक्ट्री ने कारखाने में, फैक्ट्री मतलब कारखाना, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, तो कारखाने ने, फैक्ट्री ने जो भी रॉ मटेरियल इसके पास आया था उसको क्या किया? एक उत्पादन के रूप में इसको तैयार कर दिया। अब वो प्रोडक्शन हो गया। अब हमें फिर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसको हम कहाँ ले जाएंगे? मार्केट में ले जाना है। तो फिर इसने क्या किया है? प्रोडक्शन से फिर एक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट से कहाँ चला गया? मार्केट में चला गया। अब बात देखिए, दोनों सब एक जगह पे डिपेंड। अब मार्केट में जाने के बाद जब ये सारी चीज़ें यहाँ से जब ये सारी चीज़ें, देखिए ये रॉ मटेरियल यहाँ से ट्रांसपोर्ट से गया फैक्ट्री के पास, फैक्ट्री से गया आउटपुट बना, आउटपुट से फिर ट्रांसपोर्ट से बना, फिर ये कहाँ चला गया? मार्केट में गया। अब मार्केट से ये हमको क्या मिला? मनी मिली। मार्केट से क्या मिली? मनी मिली। ठीक है ना? अब ये देखिए, और इसका काम क्या था? इसका काम था सिर्फ मनी उत्पादित करना, मनी प्राप्त करना, और यहाँ से भी ये हमको क्या मिला? मनी मिली। अब ये दोनों एक दूसरे से मिले हो गए। ये बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरीके से हमारे बाजारों का संबंध जुड़ा होता है उद्योगों के माध्यम से। ठीक, बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। The key of decision of the factory location is the least cost। जो किसी भी उद्योग की जो अवस्थिति होती है, जो लोकेशन होता है, उसका निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन, जो सबसे कम उत्पादन लागत से निर्धारित होती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये क्या होता है कि जैसे हम सरकारी जो भी हमारी नीतियाँ होती हैं, जो भी सरकारी नीति होती है, उसमें जो निपुण श्रमिक होते हैं उसकी उपलब्धता की भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए हम आगे चलते हैं और आपको एक और छोटा सा फिगर समझाते हैं। ये क्या है?
आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को हम हिंदी में क्या कहते हैं? उद्योग की आदर्श अवस्थिति। आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? उद्योग की आदर्श अवस्थिति। अब इसमें देखिए 4 चीज़ें हैं। ये कॉस्ट ऑफ वेटिंग रॉ मटेरियल्स एट साइट, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, फिर कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, फिर डिसीजन टू लोकेशन फैक्ट्री एट साइट। ये 4 चीज़ें इसमें दिख रही हैं। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, ये हैं क्या? आइए इसके बारे में जानते हैं। तो कॉस्ट ऑफ वेटिंग रॉ मटेरियल्स एट साइट, ये क्या आता है? उस स्थान पर जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्राप्त करने में जो भी लागत लगती है ना। इस तरीके से उद्योग की जो हमारी लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री होती है, इस तरीके से होती है। फिर वो उसी स्थान पर जो उत्पादन की लागत होती है उसको भी जोड़ते हैं। फिर उसी स्थान पर जो उद्योग की स्थापना का निर्णय लिया गया उसको भी देखते हैं। फिर उसी स्थान पर कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के विवरण की जो वितरण की जो भी लागत होती है, ये सारी चीज़ें अब वो वहाँ से जोड़ते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। आइए आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को हिंदी में क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को हिंदी में कहते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण। अब ये देखिए, उद्योगों का वर्गीकरण कैसे होता है। आपको हम इस टॉपिक में ये समझाएंगे कि उद्योगों का वर्गीकरण क्या होता है। उद्योगों का वर्गीकरण कैसे होता है, क्या होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। लिस्ट the various manufactured production you use in your daily life, such as transistor, electric bulbs, vegetable oil, cements, glassware, petrol, mats, scooters, automobiles, medicines, and so on. If we classify the various industries based on a particular criterion, then we would be able to understand their manufacturing better. Industries may be classified as follows. आइए जानते हैं कि जो वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया इंडस्ट्रियों का, वो क्या है, कैसे है। तो जो भी हमारी जो डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं जिसका हम उपयोग करते हैं, वो भी विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाइए। जैसे हम किन चीज़ों का उपयोग करते हैं। मान लीजिए हम समाचार सुनने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं, बिजली का बल्ब उपयोग करते हैं, वनस्पति तेल का उपयोग करते हैं, सीमेंट का, कांच का जो भी सामान होता है, पेट्रोल का, माचिस का, स्कूटर का, गाड़ियों का या दवाइयों का, इन सारी चीज़ों का हम अपने डेली लाइफ में उपयोग करते हैं। यदि हम विशेषकर जो मापदंड हैं हमारे, उसके आधार पर हम अगर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो जो विनिर्माण की को आसानी से हम समझ सकते हैं। तो जो भी हमारा विनिर्माण है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बारे में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। उद्योगों को नीचे जो है इसके आधार पर क्लासिफिकेशन उसका किया जा सकता है। आइए जानते हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, है ना। तो हम जो प्रयुक्त जो हमारे कच्चे माल हैं उसके स्रोत के आधार पर हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो एग्रो बेस्ड, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। अगर हम रॉ मटेरियल्स के आधार पर देखें, इसके रॉ मटेरियल के यूज़ के आधार पर देखें, तो ये 2 तरीके से होता है, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। अब आइए जानते हैं कि एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड होता क्या है। तो एग्रो बेस्ड के बारे में जानते हैं। एग्रो बेस्ड क्या होता है? एग्रो बेस्ड को हिंदी में कहते हैं कि कृषि आधारित। एग्रो बेस्ड मतलब कृषि पर आधारित। तो कॉटन है, वुलन है, जूट है, सिल्क है, टेक्सटाइल है, रबड़ है, शुगर, टी, कॉफ़ी, ना, एडिबल ऑयल, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। कृषि आधारित एग्रो बेस्ड के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं?
सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है, पटसन है, रेशम है के वस्त्र हैं, आपका रबड़ है, चीनी है, चाय है, कॉफ़ी है, और जो वनस्पतियां हैं, वनस्पति तेल हैं, ये सारे उद्योग इसके एग्रो बेस्ड के अंतर्गत आते हैं। अब अगला है मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? आयरन है एंड स्टील है, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स। तो ये जो खनिज उत्पादन है, मिनरल जो बेस्ड हैं, खनिज आधारित जो चीज़ें हैं वो क्या क्या है? लोहा है और इस्पात है, सीमेंट है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम मशीन है, औजार है, और पेट्रो रसायन उद्योग भी पाए जाते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। तो ये दोनों, इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं इसको हम जान लिए। नेक्स्ट चलते हैं, आगे है अकॉर्डिंग टू दियर मेन रोल। अकॉर्डिंग टू दियर मेन रोल, इनकी जो प्रमुख भूमिका होती है उसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। आइए जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो आती है आधारभूत उद्योग, जो बेसिक और की इंडस्ट्रियल होती है ना। और दूसरा होता है कंज्यूमर, जो उपभोक्ता उद्योग है। आइए दोनों के बारे में जानते हैं। तो बेसिक और की इंडस्ट्रियल आर दोज विच सप्लाई दियर प्रोडक्ट और एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग एंड एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, कॉपर स्मेल्टिंग और एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। तो इसमें जो हमारे जो बेसिक होते हैं, जो हमारे आधारभूत उद्योग होते हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके बारे में जानें। तो जो भी उत्पादन है, जिनके उत्पादन या जो भी रॉ मटेरियल पर एक दूसरे पर उद्योग निर्भर होता है, उसको हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे एक कोई रॉ मटेरियल दूसरे किसी रॉ मटेरियल पर क्या हो, आधारित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग कहते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? लोहा है, आपका लौह इस्पात है ना, आयरन है एंड स्टील है ना, तांबा है, तांबा को जो पिघलाया जाता है, तांबा प्रगलन है, और जो एल्युमिनियम प्रगलन है ना, कॉपर स्मेल्टिंग और एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। ये दोनों चीज़ें, ये दो तीन चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसके आगे चलते हैं। कंज्यूमर जो इंडस्ट्रीज है, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। उपभोक्ता जो आता है, इसके अंतर्गत क्या आता है, आइए पढ़ते हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स, शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, फैंस एट्सेट्रा। इसके अंदर जो आता है, जो उपभोक्ता उद्योग, और ये क्या होता है कि ये उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को सीधे उसके उपयोग हित करते हैं। जैसे क्या है, जो भी उत्पादन, जो भी प्रोडक्शन हम निकालते हैं, वो सीधे उपभोक्ताओं को उपयोग के हेतु सेंड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो ये उसके लिए करते हैं। कैसे? जैसे चीनी है, शुगर है, ये टूथपेस्ट है, दंत मंजन है ना, कागज़ है, पेपर है, स्विंग मशीन है ना, सिलाई मशीन है, और आपके फैंस है, पंखे हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं अकॉर्डिंग टू दियर मेन रोल। इन सब का मेन रोल है हमारी लाइफ में। हम मंजन के बिना नहीं रह सकते, कागज़ के बिना नहीं रह सकते, पंखे के बिना नहीं रह सकते, सिलाई मशीन की बहुत ज़रूरत होती है, भाई हम कपड़ा कैसे पहनेंगे। तो ये सारी चीज़ें मेन रोल अदा करती हैं। आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर हम कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें आता है कि जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट allows on the assets of a unit. This limit has changed over a period of time. At present, the maximum investment allowed in rupees 1 करोड़। अगर हम देखें तो जो एक छोटा सा लघु उद्योग है, उसकी जो परिसंपत्ति होती है, उसकी जो संपत्ति होती है, वो एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है ना। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो भी निवेश सीमा है, इसमें जो भी निवेश करने की चीज़ें हैं, है ना, वो समय सीमा की बात करें, समय के साथ जो परिवर्तित होती रहती है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अगर हम अधिकतम स्वीकार्यता की बात करें, इसको हम एक्सेप्टेशन की बात करें, तो निवेश के आधार पर की जाती है। इसका निवेश है, उसके आधार पर हम इसको करते हैं। ये जो निवेश मूल्य है,
एट प्रेजेंट द मैक्सिमम निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, इन्वेस्टमेंट को हम हिंदी में कहते हैं निवेश। ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है इसको हम हिंदी में कहते हैं निवेश। तो निवेश जो हमारा है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, उसके साथ जो समय है वो बदलता चला जा रहा है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो हमारा अधिकतम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वह 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार किया जाता है। वो एक अलाउड करता है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए का हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आती है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में क्या क्या चीज़ें आती हैं आइए जानते हैं। तो ओनरशिप मतलब क्या होता है? स्वामित्व। हम आपको पढ़ा चुके हैं इकोनॉमिक्स में ओनरशिप। तो ऑनरशिप क्या होता है? ये स्वामित्व के आधार पर हमारा स्वामित्व क्या है। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं, 4 चीज़ें आती हैं। तो आइए तीनों चारों चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो पहला है जो पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेट बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, भेल, सेल एट्सेट्रा। आइए जानते हैं कि ये जो है कि जो भेल और सेल है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में लगे जो भी सरकारी एजेंसियां हैं उसके द्वारा जो भी हमें प्रबंधित जो भी सरकारी द्वारा जो संचालित उद्योग हैं, जैसे भारत में बात करें तो हमारे यहाँ भेल और सेल है। तो भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल का फुल फॉर्म है। याद रखिएगा, भेल का फुल फॉर्म है, ये जो भेल है इसका फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है। और तथा जो सेल है, सेल सेल को हम हिंदी में क्या, सॉरी, सेल का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये चीज़ें आती हैं पब्लिक सेक्टर के ऑन, जो भी ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, भेल सेल, ये दोनों चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसको संचालित किया जाता है भेल और सेल के माध्यम से। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ भेल और सेल। तो भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और जो स्टील सेल है, सेल का जो फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। याद रखिएगा। नेक्स्ट है टॉपिक, नेक्स्ट जो टॉपिक, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज owned and operated by the individual or a group of individual, टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, है ना, डाबर इंडस्ट्रीज़, ये चीज़ें हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर है, जो निजी क्षेत्र हैं, अभी तो हम पब्लिक सेक्टर की बात किए, अब हम किसकी बात करेंगे? प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर के जो भी उद्योग हैं, जो भी इंडस्ट्री हैं, वो क्या करती हैं, जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उनके द्वारा जो भी संचालित, जो भी लोगों का जो स्वामित्व हो या जो भी उनके द्वारा संचालित हो, वो सारी चीज़ें इसको अंतर्गत आती हैं। जैसे टिस्को है, बजाज है, बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी है, डाबर है, ये है ना, ये इंडस्ट्रियाँ क्या होती हैं? निजी क्षेत्र के रूप में आती हैं, ये प्राइवेट सेक्टर की हैं। तो इतना बात समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अगला जो है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर क्या है? संयुक्त उद्योग। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज मतलब संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग में क्या क्या आता है? जैसे विच आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये जो ऑयल है ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मिलाकर चलती है। जॉइंट मतलब ही संयुक्त होता है, आप जानते हैं। तो वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और जो निजी क्षेत्र दोनों के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, दोनों के जॉइंट होने से चलाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे क्या है? ऑयल है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल का फुल फॉर्म है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये कैसी है? ये सरकार और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों से मिलकर चलती
है। तो इतना आपको समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या है भैया? सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग क्या कहता है? कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर और बोथ। दे पूल इन द resources and share the profits and losses about proportionally. Such examples are the sugar industry in Maharashtra, the coir industry in Kerala. सहकारी उद्योग, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज मतलब सहकारी उद्योग, इनका जो भी स्वामित्व होता है, जो रॉ मटेरियल इसके अंतर्गत आते हैं उसकी पूर्ति करने वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोडक्शन उत्पादकों की चीज़ें जो श्रमिक होते हैं, जो लेबर होती है, या दोनों के हाथ में जो चीज़ें होती हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। जो भी हमारे संसाधन हैं, जो भी हमारे मटेरियल्स हैं, है ना, वो उनका जो कोष है वो संयुक्त होता है, उनका जो पैसे वाला वर्क वो होता है ना, वो संयुक्त होता है। प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, जो भी हानि होता है, जो भी लाभ होता है ना, उसकी का विभाजन का भी जो आनुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र में चीनी का उद्योग है, केरल में नारियल का उद्योग है, ये सारी चीज़ें इस पर आधारित होती हैं। आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। अब ये क्या है? कच्चा तथा जो भी तैयार माल है उसकी मात्रा के भार के आधार पर जो रॉ मटेरियल हैं वो जैसे तैयार हो जाते हैं, चाहे रॉ मटेरियल हैं या जो भी तैयार किए गए माल हैं उसके आधार पर। तो इसमें देखिए दो चीज़ें आती हैं। पहला क्या है? हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील। ये क्या है कि जो भी भारी उद्योग है, जैसे लोहा है या इस्पात है ना, स्टील है या आयरन है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्या है? लाइट इंडस्ट्रीज दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज, है ना, जो भी हल्के तैयार माल हैं या उसके उत्पादन जो भी करते हैं, है ना, उसके में जो भी विद्युत उद्योग होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए जानते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। ये जो चीज़ें दी गई हैं, 10 चीज़ें दी गई हैं, इसकी जो चीज़ें हैं इसको आपको क्या करना है? कच्चा माल जो भी है, जो भी रॉ मटेरियल है, और जो भी तैयार माल, जो फिनिश्ड माल है, फिनिश्ड प्रोडक्शन है, उसकी मात्रा के आधार पर या उसके वेट के आधार पर, है ना, उसके बेसिक बल्क एंड वेट, उसकी मात्रा और उसका आधार, उसके आधार पर दोनों को दो वर्गों में विभाजित करना है। ऑयल है ना, किटिंग नीडल्स है, ब्रोजवेयर है, फ्यूज वायर है, वॉचेस है ना, स्विंग मशीन है, सिपर वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, पेंट ब्रशेस है, ऑटोमोबाइल्स है। इन सब को हिंदी में क्या कहते हैं? पहले को तेल बोलते हैं, दूसरे को बुनने की जो सिलाई मशीन है, पीतल का बर्तन है, फ्यूज़ तार है, घड़ियां हैं, आपकी सिलाई मशीन है, तोप निर्माण की चीज़ें हैं, विद्युत वाले बल्ब की निर्माण की चीज़ें हैं ना, पेंट के ब्रश हैं, मोटर गाड़ियाँ हैं। इनको हम अलग अलग दो ग्रुपों में इसको हम क्या करेंगे? बांटेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल के वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।